लिखो एंट्रोपी। आज कम लोग हैं, कल टेस्ट है ना। हम्म। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जिस भी रिएक्शन का एंथैल्पी नेगेटिव होगा वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, और एंथैल्पी पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। पर 3-4 एग्जांपल देख के समझ में आ गया था कि ये बहुत ही बकवास रूल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हैं, अपने मन से हो रही हैं, जिनका एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। ये दिख रहा था ना भाई। इसका मतलब है कि एंथैल्पी से तो नहीं बता सकते हम। लिखो एंट्रोपी। एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से कि टी से? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं वो नहीं पता मुझे। कोई बता सकता है एंट्रोपी किसी सिस्टम की क्या होती है? रैंडमनेस, है ना। वो एंट्रोपी का एग्जांपल भी देने लग गया है, रैंडमनेस बोल के रैंडमनेस क्रिएट कर गया। लिखो entropy of a system is defined as entropy of a system defined as randomness in the system, randomness in the system। तो क्या किसी सिस्टम की रैंडमनेस को कैलकुलेट किया जा सकता है? लाइक रैंडमनेस क्या होता है मालूम है ना बे? रैंडमनेस जानते हो? जैसे लाइक कैसे रैंडमनेस समझा जाए? रैंडमनेस को समझना ना थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना। रैंडमनेस कोई ऐसा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको यूज़ करके हम रैंडमनेस निकाल लें किसी का। ठीक है, रैंडमनेस को समझने के लिए पूरी तरह से तुम्हें बस थोड़ा सा जो 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 आसपास की चीज़ें हैं उसको समझने की ज़रूरत है ना। लाइक दो दो क्लासरूम है ना, दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, सेम साइज़ का क्लासरूम है, और एक क्लासरूम में टीचर है और एक क्लासरूम में टीचर नहीं है। ठीक है, तो किस क्लास में रैंडमनेस ज़्यादा होगी? जिसमें टीचर है या जिसमें टीचर नहीं है? वे नहीं है, ये समझ में आता है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कोई कोई मतलब ऐसा ना एकदम लॉजिकल सा या कुछ मैथमेटिकल या साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है ना। इसको बस कॉमन सेंस से ही समझा जा सकता। तो रैंडमनेस को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, और एंट्रोपी को भी समझने के लिए तुम्हें कॉमन सेंस ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो entropy of a system cannot be calculated, entropy of a system cannot be calculated, but change in entropy can be calculated। change in entropy can be calculated। कैसे? जो चेंज इन एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, वो होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय क्या, टी। क्यू क्या है? हीट। जो क्यू होता है वो हीट होता है, और हीट की डेफिनेशन तुम्हें पता है ना क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम की रिलीज बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो जो क्यू है वो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, वो रिवर्सिबल क्या लिखा हुआ है? REV क्या लिखा है? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो हीट एब्जॉर्ब है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा उसके डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करेंगे
तो जो आएगा वैल्यू वो चेंज इन एंट्रोपी होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये फार्मूला काम नहीं करेगा, सिर्फ किस में काम करेगा, फिर रिवर्सिबल में ही काम करेगा। ठीक है। एंट्रोपी को समझने के लिए कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिससे तुम एंट्रोपी का थोड़ा और आइडिया लगा सकते हो। जैसे मान लो कि एक आदमी है और उसको कफिन में बंद कर दिया, है ना, कफिन जानते हो, हाँ, और एक आदमी है उसको एक कमरे में बंद कर दिया। किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? जब इंसान को कमरे में बंद करेंगे या फिर कफिन में बंद करेंगे? जिंदा है दोनों ही केस में, है ना। ये सोच रहे कफिन बंद किया तो मार के बंद किया, मार के नहीं बंद किया, दोनों ही केस में जिंदा। किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? कमरे में एंट्रोपी ज़्यादा हो, कमरे में भागने की जो जगह है वो थोड़ी ज़्यादा। ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर कोई गैस है एक छोटे कंटेनर में और एक गैस है जो कि थोड़े बड़े कंटेनर में, ये क्या कर रहा हूँ, किस केस में जो एंट्रोपी होगी वो ज़्यादा होगी? बड़े वाले कंटेनर। तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन लिया है और यहाँ भी 1 मोल हाइड्रोजन लिया। फर्स्ट वाले में एंट्रोपी ज़्यादा होगी कि सेकेंड वाले में? मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? बढ़ती। समझ में आ रही बात? लिखो, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम increase by increasing volume. Entropy of a system increase by increasing volume. वॉल्यूम बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा मान लो कि एक कमरे में एक आदमी को, एक इंसान को रख रखा और दूसरे कमरे में 2 लोगों को बंद करके रखा। ठीक है। किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? जिसमें एक इंसान होगा उसमें एंट्रोपी ज़्यादा होगी या जिसमें 2 इंसान होंगे उसमें एंट्रोपी ज़्यादा होगी? जिसमें 2 लोग होंगे वो ज़्यादा रूम के अंदर रेंडमनेस क्रिएट करेंगे। एक इंसान होगा तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा होगा, उसकी सिर्फ एक पोजीशन होगी। पर 2 इंसान होंगे तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में भाग सकते हैं, अलग अलग में भी जा सकते हैं, सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं। और उनके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को दो ओरिएंटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेंडमनेस में जो कमरे के अंदर केओस होगा वो नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो एक कमरे में अगर मान लें कि 5 लोग हैं और एक कमरे में 10 लोग हैं, किस में रेंडमनेस ज़्यादा है? 10 वाले में रेंडमनेस ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ेंगे तो रेंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आती है बात? बिल्कुल वैसे ही जैसे मान ले ये एक तीसरा कंटेनर है और इसमें 2 मोल हाइड्रोजन भर दिया। किस केस में रेंडमनेस ज़्यादा होगी? थर्ड वाले में रेंडमनेस ज़्यादा। तकलीफ में हो? लिख लो, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज with increase in number of moles of gas, with increase in number of moles of gas. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा, एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ये समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट तो नहीं ना बे? हाँ, इस सब में थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर डाउट है तो पूछ सकते। ठीक, चलो मान लेते हैं 2 कमरे हैं, उसमें दोनों में 2-2 लोगों को भर रखे। ठीक है। और एक कमरे में दोनों लोग के हाथ बांध रखे, एक दूसरे से हाथ बांध रखे। ठीक है। और दूसरे कमरे में हाथ नहीं बांध रखे हैं, ऐसे खुला छोड़ रखे। ठीक है। किस केस में रेंडमनेस ज़्यादा होगी? जिसमें हाथ खुले हुए हैं, जिसमें हाथ बंधे हुए हैं? खुले हुए हाथ रहेंगे तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग सकते हैं, और बंधे हुए हाथ रहेंगे तो मतलब वो अपने अराउंड रोटेट कर सकते हैं, पर भागेंगे तो एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है। अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली जो रेंडमनेस होगी वो खुले हाथ में ज़्यादा रहेगी। ये समझ में आता है ना बे? मतलब अगर कोई कंटेनर है 4 नंबर और इसमें 4 मोल
हाइड्रोजन गैस, H2 गैस नहीं, H गैस। और थर्ड वाले में क्या है भाई, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है। किस केस में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है? दोनों में नंबर ऑफ एटम बराबर। एटम दिख रहा है ना, एटम तो दोनों जगह बराबर ही, पर किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? फोर्थ वाले में एंट्रोपी ज़्यादा हो। दिखाई दे रहा है? लिख लो। क्या लिखोगे? फोटो बना लेना, समझ में आ जाएगा। अब इसका मैं अंग्रेजी नहीं लिखवा सकता यार। ठीक, अच्छा मान लें कि ये कंटेनर है और इसमें ऊपर वाले हिस्से में हाइड्रोजन और नीचे वाले हिस्से में क्लोरीन, ठीक है। और एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिक्स होकर रहने। जैसे मान लें कि एक कोई कमरा है, इसमें लड़कों को एक साइड बैठा रखा है, लड़कियों को एक साइड बैठा रखा है, ठीक है। और दूसरा कमरा है, उसमें सब मिक्स होकर बैठे हैं। किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? जिसमें ऑब्वियसली जिसमें मिक्स होकर बैठे हैं उसमें एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे गैस है, हाइड्रोजन को अलग कंटेनर, उसी कंटेनर के एक पार्ट में, और क्लोरीन को उसी कंटेनर के एक पार्ट में रखा है, और दूसरा एक पूरा मिक्स होकर रखा है। किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी भाई? फिफ्थ में या सिक्स्थ में? सिक्स वाले में एंट्रोपी ज़्यादा होगी। समझ में आता है? मतलब मिक्सिंग ऑफ गैसेज में, मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। लिखो, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज while mixing. Entropy of a system increase by mixing. चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि एक कमरा है, 2 कमरे, दोनों में रैंडमली लोग ऐसे ही रैंडमली बैठे, कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली बैठा दिया। दूसरे में भी उतने ही लोगों को रैंडमली बैठा दिया। किस केस में रैंडमनेस ज़्यादा होगी? दोनों में ऑलमोस्ट सेम। अब एक क्या करो, एक कमरे में थोड़ा सा आग लगा दो, ठीक है, तो किस केस में रैंडमनेस ज़्यादा हो जाएगी? ये समझ में आता है सब? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़े। लिखो, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज विद टेम्परेचर। अच्छा कभी कभी मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब मैं ये स्टेटमेंट लिखवाता हूँ और जब मैं ये फार्मूला देखता हूँ। मैं ही कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। और मैं इस फार्मूले में टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख रखा हूँ। ये समझ में आता है कि नहीं बे? तो एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी या घटेगी बे? बढ़ेगी। पर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। वो एंट्रोपी नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, पर चेंज इन एंट्रोपी कैसे घट सकती है? मतलब बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेगी ना बे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे इस टाइप का अगर कोई ग्राफ है, इस टाइप के ग्राफ को देखो, इस टाइप में इधर एंट्रोपी प्लॉटेड है और इधर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है? पर चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रही है? दिख रहा है? शुरू में एंट्रोपी सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा बढ़ रही है और बाद में एंट्रोपी सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? कम बढ़ रहा है। दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। बढ़ता हुआ घटता हुआ ग्राफ। बढ़ भी रहा है और क्या भी हो रहा है? मतलब बढ़ रहा है, पर जो बढ़ने की रेट है वो क्या हो रही है बे? घट रही। समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्राफ।
ये वाला जो ग्राफ होता है वो क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ग्राफ बन रहा है एंट्रोपी का ग्राफ ऐसा होता है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगा, पर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो दो कमरे हैं और दोनों, एक कमरे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे कमरे का टेम्परेचर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। किस कमरे में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, 110 वाले में ऑब्वियसली एंट्रोपी ज़्यादा। अब दोनों कमरों का टेम्परेचर 50-50 डिग्री बढ़ा दो, ठीक है। यार 110 डिग्री कम लग रहा है, 1000 डिग्री रखो, ठीक है। तो किस कमरे में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, 10 वाले मत बोलना, ये कहना कि 1000 वाले में सब गायब हो जाएंगे। 1000 में गायब हो जाएंगे ना, 500 रखते हैं बीच में, 500 पे गायब हो जाएंगे, 200 पे गायब नहीं होंगे, ठीक है। 200, एक कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री है और दूसरे कमरे का टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री। किस कमरे में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, 200, दिख रहा है ना। अब दोनों कमरे का टेम्परेचर 50-50 डिग्री बढ़ा दो, ठीक है। तो 10 वाले का बढ़ा के कितना कर दिया, 60, और 200 वाले का बढ़ा के कितना कर दिया, 250। समझ में आ रहा है? तो एंट्रोपी दोनों में बढ़ेगी या दोनों में किसी एक में घटेगी बे, दोनों में बढ़ेगी। किस कमरे में एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ेगी, 10 से 60 वाले में या 200 से 250 वाले में? 10 से 60 वाले में एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ेगी। पहले 10 वाले में आराम से सब सिकुड़ के बैठे होंगे, है ना, ठंड लग रही होगी, जैसे ही 60 पहुँचेगा सब भागना शुरू करेंगे, ठीक है। और 200 वाले में पहले ही मरे पड़े होंगे और 250 कर देंगे फिर भी मरे पड़े रहेंगे, है ना। तो भागेंगे कहाँ, एंट्रोपी में कुछ खास चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर और बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, पर ऐसा सच उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। लोअर टेम्परेचर पे टेम्परेचर और बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है। समझ में आ रही है बात? ठीक। सॉलिड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है या लिक्विड की? सॉलिड कौन बोल रहा है? उसी में सॉलिड बोल देते हैं बीड में से। सॉलिड लिक्विड में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, लिक्विड की। लिक्विड का मॉलिक्यूल इधर उधर भागते रहेंगे, सॉलिड का मॉलिक्यूल एक जगह चिपके रहते हैं, ठीक है। लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी या गैस की? हाँ तो लिख लो, एंट्रोपी ऑफ गैस इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड is higher than that of solid, is higher than that of liquid बोले कि is higher than that of solid बोले? दोनों बोले। गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज़्यादा होती है, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है। लिख लिया? अच्छा, कभी कभी ना मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जब भी मैं अंडे को उबालता हूँ, अंडा बाल के हो, जो एग होता है वो लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है? मतलब कवर तो सॉलिड ही होता है, अंदर उसके क्या होता है, लिक्विड। पर जब मैं इसको हीट करता हूँ, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो वो एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब अंडे को उबालते हैं तो अंडे की एंट्रोपी बढ़ती है या घटती है? कितने लोगों को लगता है इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी? और कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी घटेगी? घटेगी ज़्यादा। कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे इधर वाले। कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगी बे? अब हाथ उठा, अब बोल रहे हो, बोलना नहीं, हाथ उठाना, ठीक है, सही टाइम पे। घटेगी पे हाथ उठा देना तूने, तो घटेगी बोले हुए तो बहुत देर हो गया। अब तो मैं बराबर हो रहा था तब हाथ उठा रहे। टाइमिंग बहुत जरूरी है, बताया है तुम्हें? अरे बताया कि नहीं बताया? टाइमिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि कुछ
कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कुछ क्यों नहीं कह सकते? हम्म। बट क्या, बट के आगे भी तो बोल। बैठ जा बैठ जा। देखो अगर टेम्परेचर वाला इफेक्ट देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। पर मैंने अभी लिखवाया कि सॉलिड की एंट्रोपी और लिक्विड की एंट्रोपी में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है? लिक्विड की। लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो एंट्रोपी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी मैं अंडा उबालता हूँ तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इस प्रोसेस में मैं एंट्रोपी बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, और रोज मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। वो कह रहे हैं अंडे की दुकान है क्या? नहीं भाई, ये कह रहे अंडा खाना छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसी एक पहली चीज है जो मैं देख रहा हूँ जो कि लिक्विड है पहले और हीट करने पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शुरू में, हाँ ये देखो इडली डोसा भी बता रहे हैं, उसमें होंगे पकौड़े बता रहे होंगे। इडली डोसा और पकौड़े ये सब जो अरे यार मैं यार होम साइंस पढ़ाने आया हूँ। ये सारे सब्सटेंसेस शुरू में सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, है ना, और ये सब के सब हीट करने से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पर एग वाला जो केस है वो टोटली डिफरेंट है साइंटिफिकली। अंडा भी हीट करने से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, पर अंडे वाला केस बाकी इडली सांभर से अलग कैसे है? मतलब इडली डोसा से अलग कैसे है? अंडा प्रोटीन। चलो मैं अंडे का पकौड़ा बनाता हूँ, तो ये पकौड़े कैसे अलग हैं अंडे से? खाने में अलग लगते हैं यार। अरे साइंटिफिकली पूछ रहे हैं यार। कह रहे अब ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम्पल के तौर पे ले आइए हम बताएंगे। पहले ले आइए इडली डोसा, एक एक प्लेट। बहुत अजीब है। अरे खड़ा एकदम पीछे, हाँ। अरे खड़ा हो ना, तुझे क्या दीवार में सटा हुआ है एकदम। हाँ, क्या कह रहा था? कैसे डिफरेंस? अच्छा ले आइए बगा कह रहा था। अरे यार डिफरेंस कैसे है दोनों? बैठ जाओ। जो इडली डोसा को हीट करते हैं ना हम लोग, हम उसे ओपन सिस्टम में हीट करते हैं, है ना, ओपन कंटेनर में हीट कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो उसके अंदर लिक्विड रहता है, जो पानी रहता है, वो वेपराइज होके बाहर भाग जाता है। ठीक है, ओपन सिस्टम में हीट करना और क्लोज सिस्टम में हीट करना दो अलग अलग चीज़ें। जितने भी इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, पकौड़े छानते हैं, ये सब के सब ओपन सिस्टम के अंदर हीट किया हुआ है। अंडा क्या है बे? क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम के अंदर टेम्परेचर बढ़ा के हम एक लिक्विड को सॉलिड में नहीं कन्वर्ट कर सकते सिवाय इसके, और कोई एग्जाम्पल ही नहीं होगा तुम्हारे पास, क्लोज सिस्टम में नहीं होता। वो जो इडली होता है ना, अब यार देखो खाना बनाने मुझे ऐसा जितना आता नहीं, ठीक है, मुझे बस खाना पसंद। इडली मेकर होता है तो उसमें वो ओपन रहता है, वो जो वेपर होते हैं वो उसके निकल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक ओपन सिस्टम आता है। यार इतना, अब इतना डीप में पूछोगे तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे बस ये पता है कि ये क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में कैसे हो सकता है यार, हीट करने से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस में फिर से पूछता हूं मैं, कितने लोगों को लगता है कि एंट्रोपी बढ़ती है? हाथ उठाओ। सब लोग कुछ ना कुछ सोच लिए होंगे, अब हाथ कम हो गए बढ़ने पे। कितने लोगों को लगता है कि एंट्रोपी घटेगी? हाथ उठाओ। सबका हाथ किसी न किसी में उठना चाहिए। तेरा हाथ किसी में नहीं उठा, मैं देख रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट।
और कितने लोगों को लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं? अब वो उधर चला गया। तो इस प्रोसेस में देखो एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती, हमेशा। अब सवाल ये उठता है कि भाई मैंने ही लिखवाया कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है और लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? हाँ तू खड़ी हो, जिसने हाथ उठाया था बढ़ने पे, वो हाँ बढ़ने पे हाथ उठाया था ना, बता। ये नहीं पता है, खाली बस ये पता है कि बढ़ता है। बैठ जा, तू तो घटने पे हाथ उठाई थी, तो बढ़ने का एक्सप्लेनेशन। बढ़ने पे उठाए थे, अच्छा ठीक। घटने पे कौन उठाया था इधर से? अच्छा तू दोनों हाथ उठाए थे, हाँ बता कैसे बढ़ रही? हाँ हाँ ठीक है, बैठ जा। अंडे के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। लिक्विड एग की बात कर रहा हूँ, जो लिक्विड अंडा होता है, कच्चा अंडा होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो काफ़ी रेगुलर होता है, और उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है। तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम पढ़े हो, ठीक है। और उसमें हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है, और वो जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब हम उन्हें हीट करते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है भाई? ब्रेक हो जाता है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल इधर उधर फैल जाता है, ठीक है, इधर उधर बिखर जाते हैं पूरे स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। तो लिक्विड अंडे के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़्यादा रेगुलर वे में अरेंज है या सॉलिड अंडे के अंदर ज़्यादा रेगुलर वे में अरेंज? लिक्विड अंडे में ज़्यादा रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, और इसीलिए अंडे को बॉयल करते टाइम जो जो रैंडमनेस है वो बढ़ती है घटती है भाई? बढ़ती है। तो सॉलिड अंडे की एंट्रोपी ज़्यादा होगी या सॉलिड लिक्विड अंडे की? सॉलिड अंडे की एंट्रोपी क्या होगी? ज़्यादा हो। पर अगर कोई अंडा हटा दे, सिर्फ पूछे सॉलिड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी कि लिक्विड की, तो क्या बताओगे? लिक्विड। पर एग के केस में बस अलग हो। लिख लिया? लिखो। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ अ रिएक्शन। एंट्रोपी से किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिसिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या? रब एंड बैंड स्ट्रेच होता है तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी घटती है। हाँ, रबड़ बैंड के स्ट्रेच करने से एंट्रोपी घटती है। स्ट्रेच करने से जो उसका लेंथ है वो बढ़ जाता है, पर जो विड्थ है वो घट जाएगा, ठीक है। अब उस विड्थ में कॉमन सेंस लगा लो, मैं बताता था। एक ना बड़ा सा, एक ऐसा कर ले, रिंग टाइप का पाइप, ठीक है। रिंग टाइप का पाइप समझ में? रिंग है कि पाइप है? रिंग भी है और पाइप। तो एक पाइप है जिसको ऐसा ऐसे गोल रिंग टाइप में रोल कर रखा, ठीक
ठीक है। तो अभी वो चौड़ा है और उसमें 2-3 इंसानों को छोड़ दिया, बड़ा पाइप है, 2-3 इंसानों को छोड़ दिया और वो उसमें गोल गोल घूम रहा, ठीक है। और अब क्या कर, एक और वैसा ही पाइप बना पर वो थोड़ा पतला हो लेकिन बड़ा, ठीक है, और उसमें 2-3 इंसानों को छोड़ दिया। किस केस में रेंडमनेस ज़्यादा होगी? जिसमें जिसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा या जिसमें लेंथ ज़्यादा होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, उस केस में रेंडमनेस क्या होगी? ज़्यादा। तो रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? तू बता। हाँ हाँ, घट रही है। समझ में आ गया? यही होता है ना, पता नहीं क्या पड़ा। कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आता तो उस जगह पे खुद को रख के देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकली यार, कौन बोला है मैं कह रहा हूँ कि 1000 अगर कोई पूछे कि बताओ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो खुद को असली में रख दोगे क्या? मन में ही सोच लो, ठीक है, उस पे काम चल जाएगा। क्या लिखवा है मैंने? एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ अ रिएक्शन। लिखो, a reaction will be spontaneous. A reaction will be spontaneous. Will be spontaneous only when the entropy in the process increases. Entropy in the process increases and vice versa. Vice versa मतलब कैसे वर्सा पे? इसका उल्टा भी सही। वाइस वर्सा होता है या वाइस वर्सा होता है? तुम लोग वाइस वर्सा पढ़ते हो? ठीक, वाइस वर्सा। यार वाइस वर्सा नहीं होता यार, वाइस वर्सा होता है, प्लीज उसको सही कर लो। खैर, लिखना तुम्हें बोलना वैसे भी नहीं है, पर मतलब लिखा करो सही, है ना। VICE पढ़ते हैं, वैसे तो वाइस VICE को वाइस ही पढ़ा जाता है अगर वो प्रेसिडेंट के आगे लगे, ठीक है। पर जब वो वर्षा के आगे लगता है तो उसको, अब ये करें वर्षा कौन है? ये यार इन सबों के ना थॉट प्रोसेस कैसे है मैं ही नहीं समझ पा रहा। मुझे लगता है जनरेशन गैप थोड़ा स्टार्ट हो गया। तुम लोग जेनजी वाली कैटेगरी में आते हो ना? नो सर, अरे तुम लोग जेनजी हो यार, और हम लोग मिलेनियल वाली कैटेगरी में आते हैं, तो मिलेनियल को जेनजी वाले नहीं समझ पाएंगे कभी भी, और जेनजी वाले को मैं भी जेनजी बन रहा हूँ हम कहाँ से जेनजी बन रहे हैं यार? जेनजी वाले एक लक्षण बता दो। अच्छा, रोस्टिंग, वो तो हमारे वो उस वाले खानदान से चला रहा। जब मैं पैदा हुआ तो हमारे पिताजी हमको देखे, फिर मम्मी को देखे, तो कह रहे हैं क्या करना है आप बताओ, क्या करना है, अब क्या करना है? क्या बोला इसने? डायपर, उस टाइम पे डायपर नहीं होते थे। हमारे खानदान वाले कहते हैं वंस मोर। इस चक्कर में 4 बच्चे हो गए, वंस मोर करते करते। किसी प्रोसेस में जब एंट्रोपी बढ़ती है तो वो प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल तौर पे देखते हैं, जैसे ये वाला रिएक्शन है, इसको ध्यान से देख, C2H6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 और H2। बैलेंस तो नहीं है, 2 3 और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2 3 7/2 नहीं, ये सब गैस।
इस रिएक्शन में ध्यान से देख, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है या घट रहा है, चेक करके देख। ऊपर वाली रिएक्शन में इधर रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है? जोड़ना आता है 4.5, 4.5 दिख रहा है ना। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 5। तो रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, है ना। तो एंट्रोपी बढ़ी कि घटी? तो इस प्रोसेस में इस प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो कंबशन रिएक्शन होती है वो सब क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, अपने से हो जाती है। ठीक है, मतलब शुरू करना पड़ेगा पर प्रोसेस अपने से ही हो। ठीक है, नीचे वाली जो जस्ट नीचे उसके रिएक्शन लिखी है उसको ध्यान से देखो। ये रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है? 4.5 अभी भी है, पर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 ही हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, जो मॉडिफाइड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है अभी एंट्रोपी के हिसाब से, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती, कभी नहीं होती। कभी तुमने कंबशन कराया है, पेट्रोल का कंबशन, ब्यूटेन, घर में गैस है ना, उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है और बर्नर पे आसपास के ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके कंबस्ट होती है। ठीक है, तो जितना भी कार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में। और जो हाइड्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? H2O में। ठीक है, तो वो जो H2O होता है वो किस फॉर्म में बनता है? H2O गैस के फॉर्म में कि लिक्विड के फॉर्म में? तो तुमने देखा होगा कि जब गैस जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो बर्नर के नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर टपकता रहता है। देखा है कि नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर टपक रहा है तो वो दाल टपक रही होगी, वो ऐसा उसमें का पानी नहीं टपक रहा हो, है ना। तो ऐसा कोई पानी जो होता है वो जो वहाँ पे H2O बनता है ना, वो गैस के फॉर्म में ही बनता है। इवन एक्चुअली में देखा जाए अगर लिक्विड बनेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और इसीलिए ये वाला प्रोसेस नहीं होता है और ये वाला प्रोसेस क्या होता है? होता है। समझ में आ रही बात? जैसे कार्बन सॉलिड, इसको हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में और CO2 गैस बन रहा। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, ये तो बराबर है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, इस प्रोसेस में एंट्रोपी, कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है? हाथ उठाओ। बढ़ रही है, हाथ उठाओ। कोई नहीं। कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी घट रही है? तो घट रही पे हाथ उठा के कह रहा है कि बढ़ रही है। घट रही है तो घट रही पे हाथ उठा रहे हैं या लैग किया तेरा भी? ये ऑफलाइन क्लास में कैसे लैग कर सकते हो यार तुम लोग? रुक जाओ, अभी फिर ये लैग कर रहा। और कितने लोगों को लगता है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी 0 है? चेंज इन एंट्रोपी 0 है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। हाथ उठाओ। अरे किसी में तो हाथ उठाओ। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है ना। ध्यान से देखो, कॉमन सेंस। जब किसी कंटेनर में रिएक्शन कराएंगे, मान लो कंटेनर है ना, और इसमें यहाँ पे कार्बन है और प्लस इसमें ऑक्सीजन, और रिएक्शन होने के बाद उस कंटेनर में अब सिर्फ क्या होगा? CO2। जो कार्बन होता है ना, सॉलिड होता है। कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिखा भी हुआ। तो ऑब्वियसली वो कुछ कंटेनर में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहाँ पे अभी भी कितना है? 1 मोल। और इधर CO2 का मोल भी कितना है? 1 मोल। पर इस 1 मोल CO2 को घूमने के लिए जो स्पेस मिल रहा है वो 1 मोल ऑक्सीजन के मुकाबले क्या है? ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, है ना। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव?
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अरे बोल, स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होती है ना बे। अगला देखते हैं। इधर हाइड्रोजन गैस है, इधर क्लोरीन गैस, और इधर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बोल, बढ़ रहा है ना। डेल्टा एस क्या है? फर्स्ट, यही वाला तो कंफ्यूजन था। एंथैल्पी के हिसाब से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस? एंथैल्पी के हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, पर एंट्रोपी के हिसाब से क्या होना चाहिए बे? स्पॉन्टेनियस। क्या ये रिएक्शन अपने से होती है, कराना पड़ता है? हाइड्रोजन क्लोरीन को ऐसे मिक्स करके छोड़ देंगे तो अपने से मिक्स होगा कि ऐसे एक एक हाइड्रोजन उठा के ऐसे रखना पड़ेगा? अपने से मिक्स होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। किसी भी कंडीशन में रिएक्शन ये प्रोसेस होगा ही होगा, ठीक है। पर मान ले कि हम यहाँ पे बीच में एक सेपरेटर लगा दें और सोचे कि हाइड्रोजन इधर हो जाए और क्लोरीन अपने से इधर हो जाए। ये अपने से हो पाएगा, कराना पड़ेगा? ये कराना पड़ेगा, है ना। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, उल्टा वाला प्रोसेस, क्योंकि उल्टे वाले प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या है? नेगेटिव। तकलीफ में हो? तुम लोगों ने कभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम सुना है? बहुत अजीब सी बात है, पर कोविड टाइम में एक जो डिवाइस थी जिसका वेंडिंग मशीन नहीं, वेंडिंग मशीन, वेंटिलेटर अलग चीज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर तो काफ़ी महंगा आता है, वो तो हॉस्पिटल को ही यूज़ करने के लिए मिलता है ना। पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, तुमने देखा होगा कोविड टाइम, सेकेंड वेव के टाइम में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही थी लोगों को, और ऑक्सीजन बॉडी में, क्योंकि लंग्स डैमेज हो रहे थे तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कमी हो गई, है ना। मेरे पास खुद एक ही सिलेंडर था, ठीक है, हाँ, खाली एक सिलेंडर भरा हुआ रखा हुआ था, और हमारे घर में 4 लोगों को कोविड था, इंक्लूडिंग मी, है ना, सेकेंड वेव के टाइम पे। उस टाइम पे जब हॉस्पिटल में छोड़ो, शमशान घाट पे जगह नहीं थी, उस टाइम पे हमारे पूरे घर में एक सिलेंडर था, और 3 लोग हमारे यहाँ भी बीमार थे, और 1 लोग घर पे बीमार थे मऊ में, है ना, मम्मी। तो अब ये था कोऑर्डिनेट, वो ये हुआ कि भाई जो सिलेंडर होगा उसको जिसकी भी ज़रूरत होगी तो एक इंसान ड्राइव करेगा और वो सिलेंडर को कैरी करके ले आएगा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। तो खैर ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पर हमने सोचा कि सिलेंडर क्या होता है, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एक बार यूज़ हो गया तो फिर ख़त्म हो जाता है, भरवाने में बहुत दिक्कत होती है, भरवाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, उसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसमें भरा नहीं रहता, वो एयर से ही ऑक्सीजन को निकालता है। अब एयर में तुम्हें पता है कि ऑलमोस्ट 80% नाइट्रोजन और 20% उल्टा एक एक बढ़ा घटा लेना ऑक्सीजन होता है बाई वेट, और ऐसे में यहाँ से ये पूरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूरा मिक्स होकर रहता है। अब मिक्स होकर रहेगा तो उसमें से खाली ऑक्सीजन निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आता है, जिसके अंदर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस जाती है 20:80 के रेशियो में, निकलती है बाहर 95 के आसपास, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसमें 95% प्योर रहता है, और वो ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है किसी भी पेशेंट को चढ़ाने के लिए। पर इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो मिक्स गैसेज हैं उसमें से नाइट्रोजन को अलग कर रहे हैं और ऑक्सीजन को अलग कर, ठीक है। और ये प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल फीजिबल है, पर इस प्रोसेस को फीजिबल बनाने के लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की ज़रूरत होती है। तुम लोगों ने कभी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम नहीं सुना? बड़ी अजीब बात। और कितने लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में जानते हो? ठीक है, जानते हो तो कोई बहुत अच्छा, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं जानना चाहिए था, पर जानते हो तो ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करता है, पर ये काम सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तक उसको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई मिले। बिजली उसको देते रहोगे, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेपरेट करेगा, ऑक्सीजन पेशेंट चढ़ाते रहो, नाइट्रोजन उधर फेंकते रहो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है।
पर अब ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी वैसे तो मिलता 30-35 हज़ार का, ठीक है, अमेजोन पे जाके सर्च कर लेना, 30-35 हज़ार का मिलता है, पर उस पर्टिकुलर कोविड टाइम में है ना 85 to 90 पहुंच गया था। तो मैंने ऑर्डर किया था, वो आ रहा था, पर जो शिपमेंट था वो चाइना वालों ने रोक लिया अपने पास ही, है ना, उस टाइम पे। तो उनसे पूछा गया कि भाई वो शिपमेंट क्यों रोक रखा है, तो कह रहा है कि इंडिया में कोविड फैला हुआ है, हम नहीं चाहते कि हमारा शिपमेंट वहाँ जाए और वहाँ से कोविड का वायरस हमारे यहाँ आए। अबे चुट्टे, वो जो वहाँ जिसको कह रहे हमारे यहाँ आया, वो तुम्हारे यहाँ से ही आया। हमारे यहाँ पे फिश भी खाते हैं तो 5 बार धुल के खाते हैं, उसमें 2 बार गर्म पानी से धुलते हैं, है ना। तुम्हारे यहाँ चमगादड़ ऐसे ही उबाल के खा जा रहे, तुम्हारे यहाँ से आया, बताइए। फिर वो रोक दिया, आया भी नहीं। पर खैर अपना जो काम था मैं जिंदा बच गया उसमें, ऑब्वियसली है ना, जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, या कोई भी गैस कंसंट्रेटर क्या करता है, वो 2 मिक्सचर ऑफ गैसेस को अलग अलग सेपरेट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर फीजिबल होता है कि नॉन फीजिबल वे? फीजिबल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि अरे गैस मिक्स हो गई तो अलग कैसे करेंगे। बिल्कुल अलग किया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। जैसे अंडे को उबालते, अंडे को उबालते, इस प्रोसेस में लिक्विड से सॉलिड गया, एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बोले, लिक्विड से सॉलिड एंट्रोपी बढ़ा घटा? यहां बढ़ा, ठीक है, ये घटा बोल रहे। यहाँ तो लिक्विड से सॉलिड कैसे करोगे तुम? फ्रिज में डाल के बॉयल करके किया। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, उबालते हैं स्पॉन्टेनियस होता भी है। पर उसी सॉलिड वाले बॉयल्ड एग को फ्रिज में रख, तो फ्रिज में रखोगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब बॉयल करके सॉलिड किया फिर फ्रिज में डाल के उसको लिक्विड किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बे? और ये एक ऐसा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको कुछ भी करके नहीं कराया जा सकता। तो न सिर्फ ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन फीजिबल भी है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? छाप रहे थे क्या? H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट हो। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अपने मन से होगी या कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस अपने मन से हो। कपड़ा कभी सुखाया हो जिंदगी में? उसको कहीं भी रख दो सूख जाता, कहीं भी रख दो, उस कपड़े के अंदर जो भी लिक्विड होगा, है ना, H2O, वो वेपराइज हो जाएगा अपने मन से। ठंडी में सूखता है कि गर्मी में सूखता है? चारों, हर सीजन में सूखता, ठीक है। घर के अंदर सूखता है, घर के बाहर भी, हर जगह, हर जगह। हाँ, हो सकता है कि गर्मी में घर के बाहर रखने से जल्दी सूखता हो और ठंडी में घर के अंदर रखने से थोड़ा धीरे सूखता हो, पर सूखता है। ये प्रोसेस होता है, अपने मन से होता है, कराना नहीं पड़ता। स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। एंड चेंज एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन कौन बोल रहा है यार? ये रिएक्शन क्या लिखवा है मैंने? पढ़। एंट्रोपी बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है? एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस होती है। बर्फ को ऐसे ही रख दो, अपने से पिघलता है ना, अपने से पिघलता है। ऐसे रख दो, यहाँ फर्श पे रख दो, ऐसे कहीं भी रख दो, पिघलता रहता है, ठीक है। कि माचिस जला जला के पिघलाते हैं उसको?
समझ में आई बात ये? तो एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगी? अरे बोल, स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी घटेगा तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अनलेस ये वाली रिएक्शन अगर देख, इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रही है? घट रही है। दिख रहा है ना? सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने मन से होगी, कराना पड़ेगा। या तो कराना पड़ेगा या तो होगी ही नहीं। पर ये रिएक्शन कभी होते हुए देखे हो? ये प्रोसेस कभी होते, कभी बारिश होते हुए देखे हो? अरे बारिश होते हुए देखे कि नहीं बे? बारिश में क्या होता है? यही वो कह रहे बारिश में क्या होता है, वो कह रहे वायरल। कौन बोले वायरल? बारिश में बारिश होता है। इन सब का ह्यूमर लेवल भी एकदम नीचे है। मुझसे कुछ इतना दिन पढ़ने के बाद कुछ तो ह्यूमर लेवल बढ़ना चाहिए था। खैर, ये बारिश अपने मन से होती है कि कराना पड़ता है? कराना पड़ता है? तुम जाके कराते हो उधर? ये लोग ऊपर जाके मॉलिक्यूल चिपका चिपका के एस्ट्रो लिक्विड बना रहे हैं उधर। अपने मन से होती है, कराना पड़ता है? अपने मन से होती है। स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल है कि एक्सेप्शन है? इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रही है देख के बता जल्दी से। नेगेटिव है, दिख रहा है ना? लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। ये प्रोसेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, मॉडिफाइड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए था? स्पॉन्टेनियस। तो पर क्या ये रिएक्शन अपने मन से होती है, कराना पड़ता है? पोल्स पे ले जाओ, अपने मन हो जाएगा। ठीक है? पोल्स मतलब ये बिजली खम्भा नहीं, वो साउथ पोल नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ, है ना? वो अंटार्कटिका और आर्कटिक। ठीक है? वहाँ ले जाओ, पानी लेके जाओ, अपने मन से बर्फ बनेगा कि बनाना पड़ेगा? अपने मन से बनता। तो ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है, पर इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या है? नेगेटिव है। ये दोनों ही क्या है? एग्जाम्पल की एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसका मतलब ये है कि खाली एंट्रोपी से भी हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिसिटी नहीं बता सकते। ठीक है? लिखो, गिव्स फ्री एनर्जी। तो लोग छापने के लिए अलग और समझने के लिए अलग टाइम निकालते हो। जल्दी करो। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, कोई बता सकता है? अरे खरे कुछ कुछ बोल रही थी, तो गाली दे रही थी, फिर मुंह तो चल रहा था तेरा। च्युइंगम भी नहीं चबा रही है। च्युइंगम चबाने पे तो बकरे जैसा चबता है ना? बकरे जैसा नहीं चला थे, ऊँट जैसा चला रहे थे। लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। छाप लिया होगा फिर? छाप लिया ना? उसी में यस सर नो सर मिक्स करके बोल रहे। जल्दी छापो।
गैस, दोनों मूव करने चाहिए। हाँ, दोनों लीनियर है। कम क्यों मूव करेगा ट्राइटा में? बात तो सही है, पर दोनों गैस होनी चाहिए। वो सॉलिड तो वैसे भी मूव नहीं कर रहा। जो सॉलिड था कार्बन, वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? पर वो कार्बन अभी चिप, ऐसा कर लेते हैं, समझ गया। मान ले कमरे में 10 लोग हैं और 10 छोटे छोटे बच्चे, ठीक है? और छोटे छोटे बच्चे एक साइड ऐसे पड़े हुए कोने में, और 10 लोग खाली घूम रहे हैं। उस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, या फिर वो 10 बड़े लोग वो 10 छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके घूमना शुरू हो जाए? किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? जब लेग घूमेंगे तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। समझ में आता है? पहले क्या हो रहा था, जो सॉलिड था, कार्बन सॉलिड, वो एक जगह पड़ा हुआ था और ऑक्सीजन घूम रहा था अपना अकेले। अब कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ चिपक के कार्बन भी घूमने लग गया, एंट्रोपी क्या हो गया? बढ़ गई। समझा? जो मैंने केस बताया था उसमें वो जो किनारे बच्चे पड़े हुए हैं वो भी घूम रहे थे, है ना? तब ऐसी सिचुएशन में अलग सिचुएशन है, ठीक है? उसमें दूसरा कुछ कोई एग्जांपल बता। तो प्रेसिपिटेट की तरफ ज़्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक है? सॉलिड और वैसे सॉलिड प्रेसिपिटेट में क्या डिफरेंस? प्रेसिपिटेट थोड़ा सेमी सॉलिड होता है ना, और सॉलिड प्रॉपर सॉलिड होता है, ठीक है? तो प्रेसिपिटेट में एंट्रोपी ज़्यादा हो। सॉलिड जो प्योर सॉलिड होता है, जिसको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड, उसमें एंट्रोपी ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है? ये छापे कि नहीं छापे हुए? ये भी छाप लिया ना? ये येलो कलर वाले दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये क्या आ रहे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो अगला। गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी की कोई भी डेफिनेशन बता सकता है? कोई भी? बट और कोई? देखो, हर एक सिस्टम में ना अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। मैं बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और पता नहीं कितनी एनर्जी होती है, ठीक है? उन सारी एनर्जी को जोड़ के कौन सी एनर्जी बनती है? इंटरनल एनर्जी। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पर क्या वो इंटरनल एनर्जी पूरा का पूरा किसी सिस्टम से निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाल सकते। तो वो एनर्जी जो एक सिस्टम से मैक्सिमम अपन निकाल सकते हैं टू डू सम यूजफुल वर्क, है ना, मतलब मैक्सिमम निकाल के कुछ काम कर सकते हैं, उसी एनर्जी को अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं? फ्री एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? फ्री एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो फ्री में मिल रही है। फ्री एनर्जी का मतलब ये है कि वो एक सिस्टम से मैक्सिमम उतना ही एनर्जी निकाला जा सकता है, सब नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? जैसे एक इंसान है ना, एक 60 किलो का आदमी है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है भाई? बहुत सारे अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है? अगर मास एनर्जी की बात करें तो उसके पास कम से कम इतना जूल एनर्जी होती है। इतना एनर्जी हर एक इंसान के पास होती है। दिख रहा है ना? अब तुम कहोगे ये क्या लिखा है, E इक्वल टू mc²। इतनी एनर्जी एक 60 किलो के इंसान के पास होती है जूल में, और इतनी एनर्जी सफिशियंट है ना अर्थ को अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल के फेंकने के लिए, ठीक है? पर एक 60 किलो के आदमी से कहो कि एक सिलेंडर उठा के बाहर रख दे, तो वो करने में उसकी मौत आने लग जाती, ठीक है? इतनी एनर्जी होने के बावजूद भी यूजफुल काम कराना उससे, है ना, तो वो एनर्जी बहुत ही क्या आती है? कम आती है ना? और कोई इंसान कितने जूल एनर्जी का काम कर सकता है मैक्सिमम, ये कैसे निकाला जा सकता है?
क्या वो निकाल पाओगे क्या कभी? वो निकालने के लिए उससे सारा एनर्जी काम तब तक कराते रहो जब तक एकदम थक ना जाए। पर एकदम थक जाने के बावजूद भी वो कुछ काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो भी काम करा लो, फिर उसके बाद वो थक जाएगा तो और उससे काम कराओ, और कराते रहो तो मैक्सिमम एनर्जी जो उससे जो काम कर सकता है, अगर वो करा लेंगे तो उसके बाद वो इंसान क्या हो जाएगा? मर ही जाएगा यार। तो वो करने के लिए उसको मारना पड़ेगा, ठीक है। और शायद तब भी हम उससे ये न निकाल पाए कि कितना मैक्सिमम काम कर पाए, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की के अंदर कितनी एनर्जी फ्री है जो कि हम काम करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये क्या ये कैलकुलेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम amount of energy in a system which can be used which can be used which can be used for a useful mechanical work which can be used for useful mechanical work is called Gibbs free energy. गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से, ठीक है। गिब्स एनर्जी, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज G is equal to H minus TS। ये H क्या है बे? एंथैल्पी। S क्या है? एंट्रोपी। क्या किसी सिस्टम की एंथैल्पी कैलकुलेट की जा सकती है? अरे एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। क्या किसी सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। तो क्या किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट की जा पाएगी? बिल्कुल नहीं की पाएगी, ठीक है। लिखो, मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। Gibbs free energy of a system cannot be calculated. Gibbs free energy of a system cannot be calculated. But change in Gibbs free energy can be calculated. Change कैसे कैलकुलेट कर लेंगे बे? तो डेल्टा जी जो आएगा वो आएगा कितने के बराबर? डेल्टा एच माइनस क्या? टी डेल्टा एच, ठीक है। तो क्या डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली डेल्टा जी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, पर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है, और कैलकुलेट होता ही है। लिखो, Gibbs free energy and spontaneity of a reaction। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फिर से मॉडिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू क्या वे? गिब्स फ्री एनर्जी। और ये फाइनल मॉडिफिकेशन है, और अभी तक इसमें कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिला है। तो आई होप कि ये आगे भी सही हो और हमेशा काम करे, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब से स्पॉन्टेनिसिटी को हम कैसे बताएंगे? एंथैल्पी से या एंट्रोपी से बे? गिब्स फ्री एनर्जी से बताएं, ना तो एंथैल्पी से ना ही एंट्रोपी से, ठीक है। लिखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला लिखो, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, reaction will be spontaneous if delta G is negative, if delta G is negative,
डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। दूसरा लिखो, सेकंड पार्ट, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस when delta G is positive। और तीसरा लिखो, तो जब नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जीरो होगा तब तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं? लिखो, द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम when delta G is zero। डेल्टा जी जीरो होगा तो रिएक्शन क्या होगी भाई? इक्विलिब्रियम में होगी। और ऐसी सिचुएशन में टोटल 4 केस बनते हैं। केस 1 लिखो। 4 केस कौन कौन से बताते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस क्या हो? पॉजिटिव। ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है और टॉपिक थोड़ा ज़्यादा, क्लास एक्सटेंड करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि हीट रिलीज हो रही है? रिलीज हो रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा, जैसे ये रिएक्शन C2H6 ये एक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है बे? कंबस्शन रिएक्शन। दिखाई दे रहा है? इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि रिलीज हो रहा है? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। दिख रहा है ना? एंट्रोपी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। एंथैल्पी के हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस। किसकी बात मानोगे? किसी की नहीं, हम मानेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी जो होगा इस प्रोसेस में वो होगा डेल्टा एच माइनस क्या? टी डेल्टा एस। यही होगा। अब ये बताओ, डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है ना? डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। और डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। तो टी डेल्टा एस क्या बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि टी क्या होता है बे? पॉजिटिव। और माइनस टी डेल्टा एस क्या बनेगा? नेगेटिव। और एक नेगेटिव और नेगेटिव को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन बोल रहा है? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करने से क्या बन जाता है? और नेगेटिव। तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो रिएक्शन हमेशा ही क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। समझ में आ रही बात? एक बार शुरू कर दिए, अपने मन से होता रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखेंगे और लिखेंगे, द रिएक्शन विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। The reaction will be always spontaneous। छाप लिया? जल्दी छाप। लिखो केस नंबर 2। जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव हो। एक एग्जांपल लिख लेते हैं ऐसा, CO2 गैस, सॉलिड के बना रहे हैं यार। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है कि घट रहा है?
अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट है। तो एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है? एंट्रोपी घट रहा है, पढ़ाया मैंने अभी। और अभी पढ़ा जो एक कंटेनर में पूरा CO2 घूम रहा है। अब कंटेनर में डायमंड थोड़ी जगह घेर लेगा, ऑक्सीजन को घूमने के लिए क्या मिलेगा बे? कम जगह मिलेगा। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रहा है? घट रहा है। और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? एब्जॉर्ब। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये वही रिएक्शन है, वही केस है। एंट्रोपी के हिसाब से रिएक्शन क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस। और एंथैल्पी के हिसाब से उससे भी नॉन स्पॉन्टेनियस। किसकी बात मानोगे? गिव्स फ्री एनर्जी की। तो डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आएगा। ध्यान से सुनते रहना। डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। और डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। तो माइनस टी डेल्टा एस क्या बनेगा? और एक पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के हमेशा क्या बनता है? नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव। तो डेल्टा जी हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव। तो रिएक्शन क्या होगी भाई? स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? ये रिएक्शन हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस होती तो कितना सही रहता, पर खैर। देखो, द रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। हर केस में ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कुछ भी करके नहीं करा सकते। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। पूछ ना। क्या? हाँ हाँ। किसकी ज़्यादा होगी? एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी? नंबर ऑफ मोल सेम है, कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, एंट्रोपी सेम होगी। CO2 की थोड़ी ज़्यादा होगी। नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों में इक्वल है, दोनों ही लीनियर हैं, दोनों में ही सेम होगी। हाँ, अगर दूसरे कंटेनर में SO2 रहता CO2 के बजाय, तो SO2 वाले केस में एंट्रोपी ज़्यादा होती। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। ठीक है, केस थर्ड लिखो। हाँ, नहीं, एक ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, जैसे ये रिएक्शन। इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज में? अरे ये तो बोलो, थक गए हो क्या तुम लोग? हाँ, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। अब एंथैल्पी के हिसाब से रिएक्शन क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी के हिसाब से क्या होना चाहिए? किसकी बात सुनोगे बे? तो डेल्टा जी जो है वो आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ऐसे में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये पूरी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है किस पे? सिचुएशन पे, अलग अलग के मैग्नीट्यूड पे। तो अगर डेल्टा एच ज़्यादा हो गया किससे? टी डेल्टा एस से, ऐसे में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। दिख रहा है ना? और अगर डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाती है टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। तकलीफ में हो? तो
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रिएक्शन का डेल्टा एच टी डेल्टा एच से कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाएगा टेम्परेचर पे? ये कब होगा? जब टी डेल्टा एच की वैल्यू घट जाए। तो ये लो टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे? तो लो टेम्परेचर पे जो डेल्टा एच होगा वो टी डेल्टा एच से कम हो जाएगा, और ऐसे में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ऐसे में रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्ट। और हाई टेम्परेचर डेल्टा एच क्या होगा? टी डेल्टा एच से कम, टी डेल्टा एच ज़्यादा हो जाएगा, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा पे? नेगेटिव, और रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। दिख रहा है? खाली छाप रहे हो कि समझ भी रहे हो? समझना भी जरूरी। अगर लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जरूर होगा दोनों के बीच में जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों क्या हो जाए, और ऐसे में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो, और रिएक्शन किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम। तकलीफ में तो नहीं हो? जल्दी छाप। और इसीलिए ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है, लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने से होता है, पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन नहीं होता। छाप लिए? चौथा केस लिखो। चौथा केस क्या होगा? अपने मन से गेस कर सकते हो। डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव। जैसे ये रिएक्शन H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जा। अब H2O पानी को बर्फ बनाना है तो उसको हीट करोगे ठंडा करोगे? अरे उसको पानी से बर्फ बना तो गर्म करोगे ठंडा पे? ठंडा करेंगे मतलब हीट निकालेंगे उससे। तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती? ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती। तो एंथैल्पी के हिसाब से रिएक्शन क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी के हिसाब से रिएक्शन क्या होनी चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो किसकी बात सुनेंगे वे? डेल्टा जी जो है वो आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या होगा? ये डिपेंड करेगा किस पे? सिचुएशन, है ना। तो टेम्परेचर अगर हाई हो जाए, ध्यान से देख, हाई टेम्परेचर होगा तो कौन ज़्यादा होगा? डेल्टा एच के टी डेल्टा एच? टी डेल्टा एच ज़्यादा हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे टी डेल्टा एच ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगी ना बे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर लो टेम्परेचर है तो टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा डेल्टा एच। तो ऐसे में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे अपने मन से होता है और हाई टेम्परेचर पे कराना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है, -10 पे स्पॉन्टेनियस होगी और +10 पे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो, और रिएक्शन किस में रहेगी वे? इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन के लिए वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तकलीफ में हो क्या बे? तकलीफ में लग रहे हैं सब। एक टॉपिक और बचा है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे।